हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था तथा प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखिए, आज हम आपको बताएंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत शासन। इससे पहले हमने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हमारे भारत में जो शासन किया गया था, यह हमने आपको बताया था। और आज हम इसमें पढ़ाएंगे आपको कि ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन का हमारे भारत में शासन कब शुरू हो जाता है, तो इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, तो इसमें सबसे पहला अधिनियम आता है 1858। तो यह भारत शासन अधिनियम, इसका नाम क्यों रखा जाता है, तो इसका कारण यह था कि हमारे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। और जब 1857 की क्रांति भारत में होती है तो उसके फिर बहुत 4-5 कारण इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जो आप इतिहास में पढ़ते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, धार्मिक या सामाजिक कारण इसमें महत्वपूर्ण थे, और एक सैन्य कारण। तो ऐसे इसके कारण थे। तो जब भारत में 1857 की क्रांति होती है तो फिर हमारे भारत की जनता धीरे धीरे यह समझ चुकी थी कि जो अंग्रेज सरकार है यह हमारे भारतीयों का कल्याण नहीं चाहती, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे भारत में विरोध प्रदर्शन चालू हो गए थे। और 1857 की क्रांति का कारण भी क्या था, यही तो कारण था कि हमारी भारत की जनता में भी आक्रोश था इस अंग्रेज सरकार के खिलाफ में। ठीक है, तो फिर जब 1857 की क्रांति हुई यहाँ पर भारत में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह समझ में आ चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर शासन करने लायक नहीं है। तो फिर क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, और अब सीधा शासन शुरू किसका होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अर्थात वहाँ पर जो ब्रिटिश ताज है, ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटेन का राजा या रानी के सीधा यहाँ पर शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर ब्रिटेन सरकार ने सोचा कि अब हम यहाँ पर भारत में शासन कैसे करेंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता को सांत्वना देने के लिए इसका नाम परिवर्तित कर देते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा भारत शासन अधिनियम 1858, जिससे भारतीयों को ऐसा लगे कि अंग्रेज सरकार भी हमारे लिए काम करना चाहती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा उन्होंने, भारत शासन अधिनियम 1858। अब इसका अर्थ क्या हो गया फ्रेंड, तो हमने आपको बताया भी कि ब्रिटिश ताज का मतलब क्या हो जाता है, तो ब्रिटिश का राजा या ब्रिटेन का राजा या रानी का सीधा शासन हमारे भारत में शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो पहला अधिनियम पारित किया जाता है उसका नाम रहता है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, अब इस अधिनियम में क्या होता है तो आगे हम आपको बता रहे हैं। तो 1857 में हमारे भारत में क्रांति हुई थी, और इस क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा शासन शुरू हो जाता है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे भारत का शासन छीन लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसी अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। तो कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे ये अब आपको हम आगे पढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें आगे इसका प्रावधान, तो इसमें प्रावधान क्या क्या हुए, तो देखिए इसमें पहला प्रावधान था कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण शुरू हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है, या फिर इसके बाद में आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या पूछेगा, तो पूछा जाएगा कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके प्रावधान लिखिए। ठीक है, अगर 3 नंबर में पूछ रहा है तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना है, और अगर 5 नंबर में पूछ रहा है तो ये आपको फिर लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रावधान है इसमें कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण शुरू हो जाता है। अब अभी तक क्या हो रहा था, तो अभी तक तो शासन पद्धति किसके द्वारा संचालित थी, तो अभी तक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा शासन संचालन का कार्य किया जा रहा था। लेकिन अब इस समय क्या हुआ कि अब सीधा ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हो जाता है। इसके बाद में फिर हमारे भारत में जो मुगल पद था, इस मुगल पद को भी समाप्त कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे भारत में 1858 से पहले जो मुगल सम्राट का पद चला आ रहा था, जिसको हम बादशाह कहते थे, यह बादशाह पद इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए फिर अगला है कि भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाएगा, तो अब उसे वायसराय कहा जाएगा। तो भारत में भारत का गवर्नर जनरल का पद कब स्थापित किया जाता है, तो 1833 का जब अधिनियम आया था तो उसके तहत हमारे भारत में भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था। लेकिन अब इस समय क्या हुआ, अब इस समय गवर्नर जनरल का पद को हटाकर अब क्या नाम दे दिया गया उसे, अब उसका नाम वायसराय दे दिया गया है। तो अब जो गवर्नर जनरल है वह क्या कहलाएगा, अब वह वायसराय कहलाएगा। वायसराय आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। और
वायसराय का ही अर्थ क्या हो जाता है, तो वायसराय का मतलब ही होता है प्रतिनिधि। तो यह अब किसका प्रतिनिधि बन गया, तो यह ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बन जाता है। अब यह सीधा किसके प्रति उत्तरदायी होगा, अब यह सीधे ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश का राजा या रानी के प्रति उत्तरदायी होगा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा पहला वायसराय बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो ऐसा पहला वायसराय बनने वाला व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए कि गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पद नाम दिया गया था। अब जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसे क्या कहा जाएगा, तो द वायसराय ऑफ इंडिया ये उसे कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए कि वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक और आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। अब यह वायसराय क्या करेगा, तो यह वायसराय हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष, तो भारत की प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट जो किससे संबंधित थी, नैतिक और आर्थिक प्रगति से संबंधित रिपोर्ट ये संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। आ रहा समझ में, तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें आता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल या इसे ही द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता था। तो इस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उनके अधिकार अब किसे दे दिए जाते हैं, तो इसके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य को सौंप दिया जाता है। और मंत्रिमंडल के सदस्य को क्या कहा जाएगा, तो इस सदस्य को भारत राज्य सचिव कहा जाएगा। क्या हुआ इसमें, तो पहले जो दो शासन प्रणाली थी जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, जिसको हम द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं, तो इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इस दोनों जो मंडल थे या जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, इन दोनों का अधिकार, इन दोनों की शक्तियां किसे प्रदान कर दी जाती हैं, तो मंत्रिमंडल में एक सदस्य था जिसका नाम था भारत राज्य सचिव। इस भारत राज्य सचिव नामक पद के अधिकारी को ये सारे अधिकार, सारी शक्तियां दे दी जाती हैं। आ रहा समझ में, तो अब एक नया पद सृजित कर लिया गया जिसका नाम रखा जाता है भारत राज्य सचिव। आ रहा समझ फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगला है सॉरी, तो अगला पॉइंट है कि भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। आ रहा समझ में, अब ये जो भारत का राज्य सचिव है ये जो भी काम करेगा ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। आ रहा समझ में, इसको जवाब कहाँ देना है, अब ब्रिटिश संसद में जवाब देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो राज्य सचिव का पद गठित किया गया है, वहाँ पर सृजित किया गया है, इसके सहायता के लिए, इसको सहायता देने के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया था। और ये जो भारत परिषद के जितने भी सदस्य होते थे, इन सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा, तो इन सभी सदस्यों को भारतीय राजस्व से इन्हें वेतन दिया जाएगा। भारत से जो राजस्व प्राप्त होगा, भारत से जो इनकम प्राप्त होगी, उस इनकम से, उस आय से, उस राजस्व से इन सदस्यों को वेतन दिया जाएगा। यह इसमें प्रावधान किया गया था फ्रेंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य हो जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हो। तो ये जो भारत परिषद का गठन किया गया था ब्रिटेन में, याद रखना, तो इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 15 सदस्य थे। तो इसमें कैसे सदस्य होना चाहिए, तो इसमें ऐसे सदस्यों को लिया गया था, मतलब आधे से, ठीक है, जो आधे सदस्य थे तो वो कैसे होना चाहिए, तो इन्होंने 10 वर्ष तक भारत में सेवा दे चुके हैं। तो इसमें ऐसे सदस्यों को रखा जाएगा, ऐसे सदस्यों को शामिल किया गया था जिसमें 10 वर्ष तक कहाँ पर कार्य किया हो, इन्होंने भारत में कार्य किया हो, भारत में सेवा दी हो। तो ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति भारत में काम नहीं करेगा तब तक भारत की समस्या क्या है वहाँ पर ब्रिटेन में कैसे पता चलेगा। तो इसलिए उन्होंने यह प्रावधान किया था कि जो 10 वर्ष तक भारत में कार्य कर चुका है, सेवा दे चुका है, ऐसे व्यक्ति को इस परिषद में रखा जाएगा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हो, तो जब उसकी वहाँ पर नियुक्ति की जाती थी भारत परिषद में ब्रिटेन में, तो ऐसा व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा दे चुका है और 10 वर्ष
उसे भारत से आए हुए हो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर ये पॉइंट का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रावधान किया जाता है कि इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य होना चाहिए जिन्होंने 10 वर्ष तक भारत में सेवा दी हो या सेवा की हो। इसके बाद फिर वह ब्रिटेन में आता है तो उसे 10 वर्ष से ज़्यादा भारत से आए हुए न हो। मतलब क्या हुआ कि वह जो ब्रिटेन में रह रहा है तो वह व्यक्ति 10 वर्ष तक भारत में सेवा दिया हो, और दूसरा क्या है कि उसको 10 वर्ष से अधिक ना हुए हो, कहाँ पर, ब्रिटेन में रहते हुए। आ रहा समझ में? तो ऐसे सदस्य को यहाँ पर इस भारत परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसे सदस्यों को इस परिषद में नियुक्ति दी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इस अधिनियम के कुछ प्रावधान थे। अब आगे देखिए, इसमें भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, अब भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें देखो क्या क्या प्रावधान होता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। अब इसका नाम हमारे यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम क्यों नाम दे दिया? इससे पहले तो नाम दिया था भारत शासन अधिनियम। तो भारत में अंग्रेज सरकार को शासन करना था, भारत की जनता को सांत्वना दिलाना था, इसलिए उसका नाम रख दिया था भारत शासन अधिनियम। फिर इसका नाम बदलकर भारत परिषद अधिनियम क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे भारत में कुछ प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया जाता है? भारत परिषद अधिनियम। आ रहा समझ में? तो ये जो परिषद, ये अधिनियम जब भारत में आता है 1861 का, तो भारत के संवैधानिक इतिहास में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं इसके बाद में, और यही फिर आगे चलकर हमारे भारत में संविधान का आधार बनते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी जाती है। इस अधिनियम के कुछ प्रावधान हैं जो हम आपको आगे बताते हैं। आ रहा समझ में? तो इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ कि हमारे भारत में जो भारत सरकार थी तो इसमें मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाती है, और वही मंत्रिमंडल व्यवस्था आज भी हमारे भारत में संचालित है। अब मंत्रिमंडल क्या होता है? तो इसमें कुछ मंत्री होते हैं जो अपने विभागों के स्वयं अध्यक्ष होते हैं और अपने विभागों से संबंधित स्वयं में निर्णय ले भी सकते हैं। आ रहा समझ में? अब इस अधिनियम के कुछ प्रावधान हैं। तो देखिए यहाँ पर, इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी जाती है। आ रहा समझ में? अब इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर जो हमारा वाइसराय है, इसकी कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है? 5 कर दी गई, जबकि पहले कितनी थी? 4 थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें 3 सदस्य कौन होते हैं? तो इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। आ रहा समझ में? इसमें कैसे व्यक्तियों को लिया जाएगा? तो इसमें 10 वर्ष का उसे अनुभव होना चाहिए, कहाँ पर? भारत में। और कौन होना चाहिए? तो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर शेष जो 2 सदस्य होते थे, इनमें से 5 वर्ष का अनुभव इनको विधि क्षेत्र में होना चाहिए, या विधि से संबंधित, कानून से संबंधित इनको अनुभव होना चाहिए। ऐसे सदस्यों को ऐसे सदस्यों को जो कार्यकारी परिषद थी उसका सदस्य बनाया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल कितने सदस्य थे फ्रेंड इसमें? तो कुल 5 थे, जिसमें से 3 कौन से सदस्य लिए जाएंगे? तो 3 सदस्यों को प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होना चाहिए, और बाकी जो 2 सदस्य हैं इन्हें कानून का ज्ञान होना चाहिए, इन्हें विधि का, इनको लॉ का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे सदस्यों को इस कार्यकारी परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। और जो वायसराय की विधान परिषद थी, तो वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। अब क्या होने लगा? तो अब यहाँ पर देखो, इससे पहले हमने आपको बताया कार्यकारी परिषद मतलब कुछ मंत्री होते थे, मंत्रिमंडल होते थे। आ रहा समझ में? तो आज हम देखते हैं इससे मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं। ठीक है, फिर आज हम देखते हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में सदस्य होते हैं। तो ऐसे जो विधान परिषद थी, उस विधान परिषद में कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य होते थे, और इन सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। आ रहा समझ में? अब इनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। अब गैर सरकारी मतलब कि ये सरकारी सेवा में ना हो।
आ रहा समझ में? कितने सदस्य? आधे से कम आधे सदस्य। इनको सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए, फिर किंतु इनकी शक्तियाँ विधि निर्माण तक ही सीमित थी। अब ये जो सदस्य थे तो इनका काम क्या था? तो विधि निर्माण करना, कानून बनाने में सहायता करना, ये इनका कार्य था, बस यहीं तक इनकी शक्तियाँ सीमित थी। इसके बाद 1862 में 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को किस किस को विधान परिषद में मनोनीत किया था? तो देखिए इसमें 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिसमें पहला नाम है बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इनको विधान परिषद में सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। थोड़ा सा सोचिए आप, जैसे आज हमारे भारत में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो अभी इस समय तक लोकसभा राज्यसभा अलग से कोई सदन नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ सदस्यों को भी मनोनीत किया जाने लगा। और इससे पहले हमने आपको बताया कार्यकारी परिषद, तो ये वो मंत्री होते थे मंत्रिमंडल में, और ये क्या है? विधान परिषद, इसमें सदस्यों को मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो ये भी अब क्या करेंगे? ये सदस्य भी, तो ये सदस्य भी हमारे भारत में कानून निर्माण में, विधि निर्माण में सहायता करेंगे। अब आ रहा समझ में? तो ऐसे हमारे भारत में 3 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। तो उसमें नाम आपको ध्यान रखना है, जो नाम हमने आपको बताए हैं, तो बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को, इन्हें विधान परिषद में सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। अब यहाँ पर जो विधानसभा थी, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? अब इसमें भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार तो था, किसको? वायसराय को। मतलब कि ये जो विधान परिषद थी, यहाँ पर जो कानून बनाने वाले सदस्य थे, इनको हमारे वायसराय को मनोनीत करने का तो अधिकार था, परंतु इसे किसे बताना पड़ेगा? तो जो ब्रिटेन में राज्य सचिव बैठा है उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके नियंत्रण में से कार्य करना पड़ेगा, उसके निरीक्षण में से कार्य करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? मतलब अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? ब्रिटेन सरकार के पास। अब जो भारत का राज्य सचिव था, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश संसद के प्रति। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस अधिनियम के कुछ प्रावधान थे। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें, जैसे वायसराय को विशेष अधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अब जो वायसराय है, इसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो विशेष अधिकार में जैसे आपात स्थिति में, अब आपात स्थिति का मतलब क्या होता है? तो जब किसी परिस्थिति में संकट उत्पन्न हो जाए, या भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को आपात स्थिति कहते हैं। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को दिया जाता है। अब अध्यादेश का मतलब क्या हो जाता है? तो अध्यादेश को यदि हम कहें तो अधिधन आदेश, मतलब आदेश से भी ऊपर होता है, जिसे अध्यादेश कहते हैं। जैसे आज वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो जब हमारे भारत में संसद का सत्र नहीं चलता है और उसी समय हमें कानून बनाने की आवश्यकता है, तो उन परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही उस समय जो वायसराय था, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अब मान लीजिए कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं वे उपस्थित नहीं हैं। ठीक है, अब उसी समय कानून बनाना है, संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उस समय में जो वायसराय था यह अध्यादेश जारी करता था। आ रहा समझ में? और इसके द्वारा जो दिया गया आदेश था वह कानून ही होता था। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को प्राप्त हो जाती है इस अधिनियम के तहत। इसके बाद फिर भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत का राज्य सचिव था यह किसके प्रति उत्तरदायी था? तो यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में इस अधिनियम ने बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। आ रहा समझ में? तो इस अधिनियम में क्या हुआ? तो इस अधिनियम से पहले क्या हुआ था? तो इस अधिनियम से पहले बम्बई मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, इनकी कानून बनाने की शक्ति किसके पास थी? इधर हमारे गवर्नर जनरल के पास। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था यही आदेश पारित करता था इनके लिए, इन प्रेसिडेंसियों के लिए। ठीक है, लेकिन अब इस अधिनियम के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया
कि अब जो बम्बई प्रेसिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी है ये भी अपना कानून बना सकती है, तो इनको कानून बनाने की शक्ति पुनः प्रदान कर दी जाती है। आया समझ में। इसके बाद में फिर इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, इसी व्यवस्था को कहा जाता है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जब निर्णय लेने की शक्ति अधीनस्थों को भी हो तो उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। आ रहा समझ में। अब यह विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, तो ये भी अपने ही क्षेत्रों के लिए कानून बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया था। इसीलिए इस अधिनियम का नाम रखा जाता है विधान परिषद अधिनियम या परिषद अधिनियम। आ रहा समझ में। तो क्या हुआ, तो बंगाल में, ठीक है, बंगाल में क्या हुआ, यहाँ पर एक विधान परिषद की स्थापना कर दी जाती है। कब, 1862 में। इसके बाद फिर जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हैं, तो हमारे भारत में उत्तर पश्चिम प्रांत सीमा मतलब पाकिस्तान, इसके बाद में जम्मू कश्मीर, इसके बाद में पंजाब, इन क्षेत्रों में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। तो पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में विधान परिषद का गठन किया गया। इसके बाद फिर पंजाब में, तो पंजाब में 1897 में ये विधान परिषदों का गठन भी किया गया था। आ रहा समझ में। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो विधानमंडल होता है, राज्यों में विधानसभा होती है, विधान परिषदें होती है, तो इनकी शुरुआत कब से हुई, तो इनकी शुरुआत हमारे भारत में इस अधिनियम के तहत होती है, 1861 के अधिनियम के तहत। इसलिए इस अधिनियम का नाम रखा था भारत परिषद अधिनियम। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इसमें अगला अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अब जो भारत परिषद अधिनियम 1892 है, इसमें क्या हुआ, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर इसे पारित किया गया था। अब ब्रिटेन सरकार ने सोचा कि ये जो अधिनियम है इसमें हम क्या प्रावधान करें, तो ध्यान रखना कि 1885 में 1885 में हमारे भारत में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम, ओलोवियन ऑक्टोवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसकी स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे भारत में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो लोगों में आक्रोश था। तो अंग्रेज सरकारों को लगा कि कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए, कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हमें समय समय पर यह बताए कि भारतीय लोगों की आवश्यकता क्या है, भारतीय लोग क्या चाहते हैं, ताकि फिर से भविष्य में ऐसे 1857 जैसी क्रांति उत्पन्न न हो, ऐसे 1857 जैसी क्रांति की स्थिति उत्पन्न न हो। ठीक है, इसलिए कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद जो कांग्रेस थी, इसमें इनके अधिवेशन होते थे, तो जगह जगह इनके अधिवेशन होते थे और इनके अधिवेशनों में जो निर्णय लिए जाते थे उन्हीं निर्णयों को स्वीकार करते हुए ब्रिटेन सरकार ने यह अधिनियम पारित किया था। सारा समझ में। तो इस अधिनियम का नाम हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो देखिए, इसमें इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया था। आ रहा समझ फ्रेंड। अब दो विधान परिषदें हमारे भारत में काम कर रही है, एक तो केंद्र में और हमारे राज्यों में। आ रहा समझ में। जबकि 1861 के भारत परिषद अधिनियम से पहले हमारे भारत में सिर्फ केंद्र में ही विधान परिषद थी। आ रहा समझ में। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से, 1861 के अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ कि राज्यों के स्तर पर भी विधान परिषदों की स्थापना की जाने लगी थी। ठीक है, अब इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, तो इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्र में विधान परिषदें थी और राज्यों में विधान परिषदें थी, प्रांतीय का मतलब क्या होता है, राज्य, क्योंकि प्रांत राज्य को ही कहा जाता है। राज्य के पर्यायवाची है प्रांत, सूबा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर इन प्रांतीय परिषदों और जो केंद्रीय विधान परिषद हैं, इनमें सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद फिर अगला इसमें पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट है कि केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य का प्रावधान किया जाता था। अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें न्यूनतम कितने सदस्य, तो न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम इसमें 16 अतिरिक्त सदस्य होते थे।
अब जो 16 अतिरिक्त सदस्य हैं तो इसमें गैर सरकारी सदस्यों को इसमें लिया जाता था या शामिल किया गया था। गैर सरकारी का मतलब ये सरकारी सेवा में न हो। आ रहा समझ में? आज भी हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, तो उसमें सरकारी अधिकारी को परमिशन नहीं होती है, और अगर किसी भी सरकारी अधिकारी को चुनाव लड़ना है तो पहले इस्तीफा देना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो ऐसे उस समय में ये गैर सरकारी मतलब जो सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आता या सरकारी कामकाज में लगा हुआ ना हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते थे उन लोगों को यहाँ पर इस परिषद में शामिल किया जाता था। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर वायसराय को उन्हें नामांकित करने के नियम और बनाने का अधिकार भी प्राप्त था। अब जिन सदस्यों को हमारा वायसराय मनोनीत कर रहा है तो इनको नामांकित करने का भी अधिकार था, और नामांकित करने के लिए नियम क्या होंगे ये अधिकार भी हमारे वायसराय के पास थे। ये इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर अगला देखिए कि परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। आज हम देखते हैं जैसे हमारी संसद में जब सत्र चलता है तो मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है। जो सदस्य लोग होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो ठीक ऐसे ही इस समय में हुआ था, ठीक है। तो जो वार्षिक बजट होता था उस वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार ये परिषद के सदस्यों को दिया जाता है, और जो प्रश्न पूछने का अधिकार है तो प्रश्न पूछने का अधिकार भी इसी अधिनियम के तहत इन सदस्यों को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो जो वार्षिक बजट पेश होता था उस पर ये सदस्य चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, और इसके बाद में अगर कुछ कमियां दिखती है तो जो सदस्य हैं ये इनसे प्रश्न पूछते थे, जो आज भी यह प्रणाली संचालित है। आज हम देखते हैं। इसके बाद फिर परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार था। अब ये जो परिषद थी, इन परिषद का जो अध्यक्ष होता था, ठीक है, इन सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको स्वीकृत करना है या अस्वीकृत करना है, ठीक है। मतलब जो प्रश्न पूछा गया है उसको मानना है या नहीं मानना है, ये अध्यक्ष के पास अधिकार सुरक्षित थे। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए जाते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थी, इसमें जो गैर सरकारी सदस्य होते थे अब ये चुनकर आएंगे अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से, और इनके लिए एक सीमित समय का प्रावधान किया गया था। मतलब कुछ सीमित समय, जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो ऐसे ही उस समय कुछ समय के लिए इन्हें चुना जाता था। आ रहा समझ में? वह भी किस प्रकार से, अप्रत्यक्ष रूप से। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगला अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब इसे मार्ले-मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड मिंटो थे ये कौन थे, तो ये हमारे भारत के वायसराय थे। और इसके बाद मार्ले कौन थे, तो मार्ले इंग्लैंड में ये भारत के राज्य सचिव थे। आ रहा समझ में? तो इन दोनों ने ही मिलकर ब्रिटेन सरकार को कुछ सुझाव दिए थे, और इन्हीं सुझावों को ब्रिटेन सरकार ने स्वीकार किया, और इन्हीं सुझावों को ब्रिटेन सरकार ने अधिनियम के रूप में परिवर्तित किया, जिसे कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो मार्ले और मिंटो ने सुझाव दिया था, इसलिए इस अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। आ रहा समझ में? तो भारत में कौन कौन से कार्य किए जाना चाहिए, इससे संबंधित इन दोनों ने मिलकर ब्रिटेन सरकार को सुझाव दिए थे फ्रेंड। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इस अधिनियम में क्या होता है, तो इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्यक्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया, और उन्हें प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो इस अधिनियम में क्या होगा, तो इस अधिनियम में अपन देखते हैं कि जो केंद्रीय परिषद थी और जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, इनके कार्यक्षेत्र में और वृद्धि की जाती है। आ रहा समझ में? इसके बाद में और प्रातिनिधिक रूप से और इनको प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय किए गए इस अधिनियम में। आ रहा समझ में? अब इसके बाद देखिए इसमें इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। तो पहला प्रावधान है कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों
के बहुमत की व्यवस्था की जाती है। आ रहा समझ में? जो केंद्रीय विधान परिषद है, तो केंद्रीय विधान परिषद है मतलब आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में केंद्र सरकार कहाँ से कार्य करती है? दिल्ली से। ऐसे उस समय यह सरकार कहाँ से कार्य करती है? तो यह सरकार कलकत्ता से कार्य करती है। आ रहा समझ में? फिर आगे चलकर जब दिल्ली राजधानी बना दी जाती है तो फिर दिल्ली से कार्य किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए, तो जो केंद्रीय विधान परिषद थी इसमें सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई थी। आ रहा समझ में? तो जो भी सरकारी सदस्य होंगे उन्हें बहुमत प्राप्त होना चाहिए, इसके बाद ही उन्हें केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया जाएगा। इसके बाद फिर जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की व्यवस्था की गई। आ रहा समझ में? जो प्रांत में या प्रांतीय क्षेत्रों में कार्य करेंगे, जो प्रांतीय सरकारें होगी, वहाँ पर जो विधान परिषदें होगी, वहाँ पर जो गैर सरकारी सदस्य हैं, गैर सरकारी मतलब जो प्रशासनिक सेवा में नहीं थे, ऐसे सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था। तो ऐसे सदस्यों के लिए भी बहुमत की व्यवस्था की गई थी, मतलब इन्हें अपनी विधान परिषद में अगर कार्य करना है तो इन्हें बहुमत की आवश्यकता होती थी। आ रहा समझ में? जब तक इनके पास बहुमत होगा तब तक ये विधान परिषद में सदस्य के रूप में कार्य करते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें देखिए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे। तो इसको याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, या ऐसा पूछा गया है कि हमारे भारत में पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था। तो ये हमारे पहले व्यक्ति हैं हमारे भारत के जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था फ्रेंड। ये पहले सदस्य भारत के, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब इसके बाद देखिए इसका अगला प्रावधान, तो अगला प्रावधान है इसका कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो विधान परिषदें होती है तो विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने की उन्हें अनुमति दी गई। इसके बाद में फिर बजट पर वाद विवाद करने तथा उस पर प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी इन्हें दिया जाता है। आ रहा समझ फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया जाता है। अब जो सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य थे, ये बजट पर चर्चा भी करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे और उस पर वाद विवाद भी करेंगे। ठीक है। इसके बाद में उससे संबंधित, बजट से संबंधित प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी इन्हें मिलता है कि बजट पास करना है या नहीं करना है, यह अधिकार भी इन्हें दिया जाता है। और यह जो प्रणाली शुरू हुई है हमारे भारत में, यही प्रणाली आज भी संचालित है हमारे भारत में। इसी आधार पर आज भी कार्य किया जाता है हमारी संसद में। ठीक है। इसके बाद फिर सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो ये पूरक प्रश्न क्या होता है? तो प्रश्न पर प्रश्न पूछना, जिसे हम कहते हैं पूरक प्रश्न। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे परीक्षा में हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं, ठीक है, जब हमारे पास कॉपी कम हो जाती है लिखने के लिए, मतलब पेज कम हो जाते हैं, तो हम एक सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री कॉपी को हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक कॉपी। मतलब हम जो उत्तर लिखना चाह रहे थे वह पूरे नहीं हुए हैं, तो हमें एक कॉपी और चाहिए जिसमें हमारे सारे उत्तर पूर्ण होंगे। तो ठीक ऐसे ही जब कोई सदस्य प्रश्न पूछता है और उसके द्वारा प्रश्न पूछे गए प्रश्न का जब जवाब मंत्री के द्वारा दिया जाता है और वह सदस्य अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर उससे दोबारा प्रश्न पूछ सकता है। आ रहा समझ में? तो इसे हम कहते हैं पूरक प्रश्न। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब प्रश्न पर प्रश्न पूछना, जिसे पूरक प्रश्न कहते हैं। आगे देखिए फिर इसमें कि सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करना और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो सदस्य होते हैं तो सार्वजनिक हित मतलब जनता के कल्याण संबंधी जो विषय होते थे उन पर चर्चा करना है, उन पर विवेचना करने का अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। और जो प्रस्ताव पारित होगा उसका भी अधिकार इन्हें दिया जाता है। मतलब कि जन कल्याण के लिए जो विषय है उस पर चर्चा करना है और उस प्रस्ताव को पारित करना है या नहीं करना है, यह अधिकार भी इन सदस्यों को दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इस अधिनियम के तहत जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है, जिसमें प्रेसिडेंसी और कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों
के लिए पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। यहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है यही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहलाती है। मतलब हमारे भारत में जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर ये पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। और इसमें जो प्रेसिडेंसी होती थी, तो प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदार, इनके लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ऐसे हमारे भारत में हम देखते हैं कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। मतलब जो केंद्रीय विधानसभा है, या केंद्रीय विधान परिषद है, दिल्ली उस समय कलकत्ता में थी, तो इसमें क्या प्रावधान किया जाता है, तो इसमें ये हुआ कि जो मुस्लिम व्यक्ति है तो इसको कौन चुनेंगे, तो जो मुस्लिम व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है, मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा हुआ है, तो उसे सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही वोट देंगे, उसे दूसरी जाति के, दूसरे धर्म के व्यक्ति वोट नहीं दे सकते। आ रहा समझ में? ऐसा इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था। और इसी प्रणाली को फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा गया था। और यह सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करना ये किसने शुरू किया था, तो ये लॉर्ड मिंटो ने सलाह दी थी कि ऐसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में शुरू की जाए। इसलिए लॉर्ड मिंटो को ही इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे 3 नंबर में पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को याद रखना है। और उसने पूछा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसे कहते हैं, तो फिर आपको क्या लिखना है, तो फिर आपको लिखना है कि इसमें जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी, जिसे हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। या फिर और सरल शब्दों में अपने को याद रखना है, तो जिस धर्म का व्यक्ति, जैसे जो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति खड़ा हुआ है इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए, तो उसे वोट सिर्फ कौन देंगे, तो उसे सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही वोट देंगे, दूसरे इसे वोट नहीं दे सकते। आ रहा समझ में? तो इस प्रणाली को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसके कारण क्या होने लगा, तो इसके कारण हमारे भारत में लोगों में फूट पड़ना शुरू हो जाती है। लोगों में जो एकता थी वह एकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आ रहा समझ में? ये इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है फ्रेंड, इसके कारण हमारे भारतीयों में सब आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, विवाद शुरू हो जाते हैं, और जो एकता थी भारतीयों में वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान थे जो हमने आपको बताए 1919 के अधिनियम के। अब इसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम 1919। अब भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू और हमारे भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। तो इन दोनों ने मिलकर ही ब्रिटेन सरकार को कुछ सुझाव दिए थे, और ब्रिटेन सरकार ने इनके सुझावों को स्वीकार करते हुए एक अधिनियम पारित किया जिसे कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इस अधिनियम के प्रावधान कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें पहला प्रावधान है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अब यहाँ पर द्विसदनात्मक का अर्थ क्या हो जाता है, तो द्विसदनात्मक का अर्थ होता है 2 सदन वाली एक विधायिका। तो 2 सदन वाली कौन सी, जैसे आज हम देखते हैं कि हमारी संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, ऐसे उस समय 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना की जाती है। इसमें जो पहला सदन होता है उसे कहा जाता है राज्य परिषद, और यह राज्य परिषद वर्तमान में राज्यसभा है। इसके बाद फिर ऐसे ही केंद्रीय विधानसभा, जिसे वर्तमान में हमारी लोकसभा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है इसमें कि देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। मतलब अब जो प्रतिनिधि हैं उन्हें सीधे जनता के द्वारा चुना जाएगा। यह प्रावधान इस अधिनियम में किया जाता है। इसके बाद फिर अगला है कि इसमें द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में शुरू कर दी जाती है। प्रांत मतलब होता है राज्य, और प्रांतों में ये द्वैध शासन मतलब 2 प्रकार की शासन प्रणाली शुरू की जाती है। अब ये 2 प्रकार की शासन प्रणाली कौन सी है, तो इसमें विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक था हस्तांतरित और दूसरी थी आरक्षित। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए हस्तांतरित और आरक्षित, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए पहले इसमें हस्तांतरित विषय, इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया जाता है जिनका संचालन गवर्नर और विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री होते हैं उनके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो इसका संचालन, ये जो हस्तांतरित विषय है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसमें ध्यान रखना
कि गवर्नर और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे मंत्री, मतलब मंत्रियों की सहायता से इन विषयों का संचालन किया जाता था। और ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो हमारा गवर्नर और विधान परिषद, इसके प्रति ये लोग उत्तरदायी होते थे, मंत्री लोग। तो इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया था? तो इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता, इसके बाद सार्वजनिक विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि विषय इसमें शामिल किए गए थे। आ रहा समझ में? और इन विभागों का संचालन मंत्रियों के सहायता से किया जाता था, लेकिन ये मंत्री विधान परिषद और हमारे गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये राज्य शासन की बात हम आपको बता रहे हैं। आ रहा समझ में? तो जैसे आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत के राज्यों में गवर्नर मतलब राज्यपाल होता है और एक मंत्री परिषद होती है, तो उस मंत्री परिषद का मुखिया किसको कहते हैं? मुख्यमंत्री को। लेकिन उस समय ऐसा कोई मुख्यमंत्री नाम का पद नहीं था, तो कुछ मंत्री हुआ करते थे और ये मंत्री कार्य करते थे। ठीक है, किसकी सहायता के लिए? तो गवर्नर की सहायता के लिए ये मंत्री काम करते थे। लेकिन ध्यान रखना, ये मंत्री गवर्नर और हमारी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत के जो राज्य हैं उनमें भी राज्यपाल पद की व्यवस्था है। क्या राज्य में राज्यपाल अकेले कार्य कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो उनकी सहायता के लिए कौन होता है? मंत्री होते हैं, या मंत्रियों का समूह जिसको अपन मंत्री परिषद कहते हैं। और इस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो ऐसे ही उस समय ये मंत्री हुआ करते थे जो इन विभागों का संचालन का कार्य करते थे। इसके बाद में दूसरा है आरक्षित विषय। अभी आरक्षित विषय, इसमें इसका संचालन कैसे होता था? तो इन आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से किया जाता था। तो जो आरक्षित विषय होते हैं इनका संचालन गवर्नर करेगा और उसके साथ में जो कार्यकारी परिषद होती थी, मतलब जो मंत्री लोग हुआ करते थे, ठीक है, इनके द्वारा इसका कार्य सीधा किया जाता था। अब इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया था? तो इसमें रक्षा है, विदेश मामले, वित्त, भूमि, कर, इसके बाद में फिर अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, इसके बाद पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, ठीक है, इसके बाद फिर जलमार्ग, कारखाना, फिर बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, ठीक है, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं। ऐसे विषय इसमें शामिल किए गए थे आरक्षित विषय में। ठीक है फ्रेंड, तो ये कहाँ पर इस प्रणाली चालू की गई थी? तो यह राज्यों के स्तर पर, प्रांतों के स्तर पर इसे शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसके बाद देखिए, विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें 3 प्रकार के सदस्य कौन कौन से हुआ करते थे विधान परिषदों में? तो इसमें देखिए पहले होते हैं निर्वाचित, इसके बाद फिर दूसरे होते हैं मनोनीत सरकारी सदस्य, और तीसरे थे मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इसमें कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो निर्वाचित, मतलब चुनाव के द्वारा इनको चुना जाता था, निर्वाचन के द्वारा इनको चुना जाता है। और दूसरे होते हैं मनोनीत सरकारी सदस्य, मतलब प्रशासन में कार्य करने वाले जो अधिकारी वर्ग थे उनको मनोनीत इसमें किया जाता था। इसके बाद फिर जो तीसरे प्रकार के सदस्य होते थे ये भी मनोनीत होते थे, परंतु गैर सरकारी सदस्य होते थे, मतलब ये प्रशासनिक कार्यों में नहीं लगे रहते थे या नहीं होते थे। ऐसे सदस्यों को भी यहाँ पर मनोनीत किया जाता था। तो ऐसे विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम में। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए इसमें कि इसी अधिनियम के तहत हमारे भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। लोक सेवा आयोग ये क्या करता है? तो जो सिविल सेवाएं थी उन सिविल सेवाओं की भर्ती करने की जिम्मेदारी इस आयोग को सौंपी गई थी। तो यह प्रावधान 1919 के अधिनियम में किया गया था और हमारे भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि निर्वाचन क्षेत्रों को 2 वर्गों में बांटा गया था। और जो भी निर्वाचक क्षेत्र थे उसको 2 भाग में बांटा गया था। कौन कौन से? तो इसमें ध्यान रखना, एक तो सामान्य वर्ग होता था और दूसरा होता है विशिष्ट वर्ग। अब जो सामान्य वर्ग था इसमें किसको किसको रखा गया था? तो सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था। इसमें सामान्य वर्ग में ध्यान रखना इन लोगों को शामिल किया गया था। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र था इसको, निर्वाचक क्षेत्रों को 2 वर्गों में बांटा था। निर्वाचक मतलब जो अपना मत देते हैं, ठीक है, तो ऐसे 2 वर्गों में बांटा गया था। तो एक होता है सामान्य वर्ग और इसमें किसको किसको शामिल किया गया ये मैंने आपको अभी बताया। फिर दूसरा आ जाता है विशिष्ट वर्ग।
अब विशिष्ट वर्ग में किसको शामिल किया गया था? विशिष्ट मतलब विशेष वर्ग। तो इसमें किस किस को शामिल किया गया था? तो इसमें विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों को, विश्वविद्यालयों को और व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व इसमें निर्धारित किया गया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में एक प्रावधान किया गया था कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक क्षेत्रों को 2 वर्गों में बांटा जाएगा। तो उन 2 वर्गों के नाम बताइए। तो सामान्य वर्ग और विशिष्ट वर्ग। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। और किस वर्ग में किसको शामिल किया है ये भी आपको बताना होगा, लिखना होगा परीक्षा में। ठीक है। अब इसके बाद फिर पहली बार भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था। इससे पहले हमारे भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया जाता है कि अब महिलाओं को भी यह अधिकार है कि वे भी मतदान दे सकती या वोट दे सकती है। आ रहा समझ में? यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत किया था। इस अधिनियम में भी यह प्रावधान कर दिया गया कि सिख यदि चुनाव लड़ता है तो उसे सिख लोग ही वोट देंगे। अगर ईसाई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसे ईसाई लोग ही वोट देंगे। अगर आंग्ल भारतीय या यूरोपीय कोई व्यक्ति है जो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे सिर्फ वही व्यक्ति उसे वोट देंगे। आ रहा समझ में? तो ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है इसकी शुरुआत 1909 के अधिनियम से की गई थी। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर और इसे विस्तृत कर दिया जाता है। तो इससे फिर क्या हुआ? इससे और हमारे भारत में फिर लोगों में एकता खत्म होने लगती है, लोगों में और फूट पड़ना चालू हो जाती है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कब कर दिया गया था? तो ये 1919 का अधिनियम है। ठीक है। अब राज्यों का बजट अलग प्रस्तुत होगा और केंद्र का बजट अलग प्रस्तुत होगा। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में कि जितने भी राज्य हैं अपना अपना बजट पेश करते हैं अलग से, और जो केंद्र सरकार है तो यह केंद्र सरकार अपना एक बजट अलग प्रस्तुत करती है। आ रहा समझ में? तो केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए बजट प्रस्तुत करती है और जो राज्य सरकारें होते हैं तो राज्य सरकारें सिर्फ अपने राज्य के लिए बजट पेश करती है। तो ये जो अलग अलग प्रणाली शुरू की गई है तो यह कब से शुरू होती है? 1919 के अधिनियम से ही इसकी शुरुआत की जाती है। तो इसमें केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों अलग कर दिए जाते हैं। तो इसको याद रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए कि इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया था। इसी को विधि आयोग के नाम से भी जानते हैं। जो विधि आयोग था या वैधानिक आयोग, उसके गठन की भी सिफारिश इसमें की गई थी और जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। आ रहा समझ में? तो ये जो विधि आयोग है अब ये क्या करेगा? तो 10 वर्ष के बाद ये अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आ रहा समझ में कि कौन कौन से कानून बनाने की आवश्यकता है। ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला आता है कि केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में लिखित विषयों के संबंध में, अब ये क्या है? तो जो केंद्रीय विधानमंडल था मतलब हमारी जो केंद्र में विधायिका थी उसमें केंद्रीय सूची में लिखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार वायसराय को ही प्राप्त था। मतलब जो हमारी केंद्रीय विधायिका थी, केंद्रीय विधानमंडल था, इसमें केंद्रीय सूची में कुछ ऐसे विषय शामिल किए गए थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही होता था, परंतु यह केंद्रीय विधानमंडल भी जब कानून बनाएगा तो इस पर अंतिम निर्णय किसके पास था? तो अंतिम निर्णय वायसराय के पास सुरक्षित था। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारी जो दो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों ही सदन किसी विधेयक को पारित करते हैं, पास करते हैं, तो फिर अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तभी वह अधिनियम बनता है। आ रहा समझ में? और कुछ विधेयकों को हमारे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं या उन पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि वर्तमान में जो व्यवस्था है यह व्यवस्था इन्हीं अधिनियमों पर तो आधारित है। आ रहा समझ में? इसलिए हमको संविधान पढ़ने से पहले ये अधिनियम हमको पढ़ना पड़ता है फ्रेंड। ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें अगला है कि प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था। मतलब जो राज्य सरकारें होती थी उनको हम कहते थे प्रांतीय विधानमंडल। ठीक है। तो उन प्रांतीय विधानमंडलों के विषय में भी इन
प्रांतों को या राज्य सरकारों को विधि निर्माण का या कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है, परंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित थे। मतलब क्या हुआ कि जो राज्य सरकारें होती थी, जो प्रांतीय विधानमंडल होते थे, इनको भी कानून बनाने का अधिकार अब मिल चुका था, लेकिन इन पर पूर्ण रूप से अंतिम रूप से स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? तो अंतिम रूप से स्वीकृति गवर्नरों के द्वारा ही प्रदान की जाएगी। यह अधिकार गवर्नर का था कि प्रांतीय विधानमंडल ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसको अंतिम रूप से स्वीकृति किसके द्वारा दी जाएगी? गवर्नर के द्वारा ही दी जाएगी। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, तो राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं भले ही कानून बना ले, भले ही कोई विधेयक पारित कर दे, परंतु जब तक हमारे राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक वह कानून नहीं बनेगा और तब तक वह फिर भारत किसी भी राज्य में लागू नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो ये जो व्यवस्थाएं इन अधिनियमों में की गई थी वही व्यवस्थाएं आज भी संचालित है। आ रहा समझ में? बस एक ही थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और सीटों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, बाकी तो सब यही सिस्टम है जो इस समय इन्होंने शुरू किया था, वही सिस्टम आज भी चल रहा है। इसलिए हमको संविधान पढ़ने से पहले ये अधिनियम हमको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी अधिनियम हैं ये सभी अधिनियम हमारे भारतीय संविधान का आधार बनते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भारत शासन अधिनियम 1919 समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम जल्द ही आपके लिए प्रस्तुत होंगे अगले अधिनियमों को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।